नमस्कार, ओंकार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में सिन्हा और इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालेंगे। पीएम मोदी मिशन कर्नाटक की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में चुनावों में पहले पीएम आज एक बार फिर कर्नाटक दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मेट्रो रेल का शुभारंभ किया, जनता के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी की और जनता को संबोधित किया। विकसित होने का संकल्प लिया है। कई बार लोग पूछते हैं कि भारत इतने कम समय में, क्योंकि मैंने कहा 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तो लोग पूछते हैं कि इतने कम समय में भारत विकसित कैसे बनेगा। इतनी चुनौतियां हैं, इतना काम है, इतने काम कम समय में पूरा कैसे होगा। इस सवाल का एक ही जवाब है, सशक्त जवाब है, संकल्प से भरा जवाब है, सिद्धियां प्राप्त होने की ताकत वाला जवाब है, और वो जवाब है सबका प्रयास। भारत में भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ईमानदारी से, बहुत कुशलता से कार्य करने का प्रयास किया गया है। देश में मेडिकल एजुकेशन से जुड़े अनेक रिफॉर्म्स किए गए हैं। इसे सरकार के साथ साथ जो दूसरे संगठन हैं, उनके लिए भी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खोलना अब आसान हो गया है। सरकार हो, प्राइवेट सेक्टर हो, सामाजिक सेक्टर हो, सांस्कृतिक गतिविधि हो, सभी के प्रयासों का परिणाम आज दिख रहा है। साल 2014 में हमारे देश में 380 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे, लेस देन 380। आज देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर के 650 से भी अधिक हो गई है। साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं, तो भारत के मेडिकल प्रोफेशन के सामने रही एक चुनौती का भी जिक्र जरूर करना चाहूंगा। इस चुनौती की वजह से गांव के, गरीब के, पिछड़े समाज के युवाओं के लिए डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल था। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, वोट बैंक के लिए कुछ दलों ने भाषाओं का खेल खेला, लेकिन सही मायने में भाषा को बल देने के लिए जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। कन्नड़ा तो इतनी समृद्ध भाषा है, देश का गौरव बढ़ाने वाली भाषा है। कन्नड़ा में भी मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई हो, इसके पहले की सरकारों ने कदम नहीं उठाए। विशेषकर ब्रेस्ट कैंसर को लेकर भी भाजपा सरकार सतर्क है। अब गांवों में जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं, वहां पर ऐसी बीमारियों की स्क्रीनिंग का प्रयास हो रहा है। मकसद यही है कि शुरुआती दौर में ही बीमारियों की पहचान की जा सके। इससे माताओं बहनों के जीवन पर बड़े संकट को हम रोकने में सफल हो रहे हैं। मैं बोम्मई जी और उनकी टीम को बधाई दूंगा कि कर्नाटका में भी 9,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बने हैं। हमारी सरकार बेटियों को ऐसा जीवन देने में जुटी है जिससे वो खुद भी स्वस्थ रहे और आगे जाकर के संतान भी स्वस्थ रहे। भाइयों और बहनों, आज मैं कर्नाटका सरकार की एक और वजह से प्रशंसा करूंगा। बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने एएनएम और आशा बहनों को और सशक्त किया है। उन्हें आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स दिए गए हैं, उनका काम आसान बनाया गया है। कर्नाटका में आज लगभग 50,000 आशा और एएनएम कार्यकर्ता हैं, लगभग 1 लाख रजिस्टर्ड नर्सें और दूसरे हेल्थ वर्कर हैं। वहीं योगी सरकार का 2.0 का 1 साल पूरा हो गया है। इस दौरान लोक भवन में एक पीसी का आयोजन किया गया, जहां सीएम योगी ने रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। 6 वर्षों के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, वह परिवर्तन एक नए उत्तर प्रदेश
की गाथा को सबके सामने भी रखता है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ये 6 वर्ष उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। फुल मेजॉरिटी की सरकार और सरकार की स्थिरता का मतलब क्या होता है? यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर परस्पर समन्वय और संवाद के माध्यम से उसे प्राप्त किया है। यह वही उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में लोगों की धारणा थी कि नहीं, वहां तो परिवारवाद है, वहां भ्रष्टाचार है, वहां हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता है। 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ। 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया है। देश के सबसे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश की गिनती हो रही है। अपने युवाओं के बारे में एक बेहतरीन सोच को आगे बढ़ाने वाले राज्य के रूप में हो रही है, जहां सरकारी नौकरियों में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता तो रहेगी ही, लेकिन निजी क्षेत्र में भी नौकरी और रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कोविड कालखंड में हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि कैसे उत्तर प्रदेश की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की प्रोग्राम ने, परियोजना ने आने वाले हर कामगार और श्रमिक के हाथों को कार्य दिया था, उन्हें बेरोजगार नहीं होने दिया था। विपत्ति के समय भी, चुनौती के समय भी कैसे कार्य होता है, उत्तर प्रदेश एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत हुआ था कि नहीं, हम करके दिखा सकते हैं, हम चुनौती का सामना हम करेंगे। उत्तर प्रदेश ने मानक भी प्रस्तुत किए। ये चीजें दिखाती हैं सरकार की प्राथमिकता जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा नहीं। गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, समाज का प्रत्येक तबका है। और सरकार ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को पूरी ईमानदारी के साथ उन तक पहुंचाने का काम हुआ। आज उत्तर प्रदेश में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों को आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। पूर्वी उत्तर प्रदेश जो विकास की दौड़ में पिछड़ गया था, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के साथ जुड़ चुका है। बुंदेलखंड जो आर्थिक रूप से विपन्न माना जाता था, आज बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ जुड़। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, और क्या कुछ कहा है उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं। मैंने आप सब से काफी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, का पैसा नहीं है। अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं? ये सवाल मैंने पूछा। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है।
जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे तब से रिश्ता है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त अपने मित्र के साथ। पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। यह सवाल मैंने पूछा। फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी, पॉइंट बाय पॉइंट, कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं। ये लीजिए रूल की कॉपी, उसको बदला गया है। चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। मैं सच्चाई बोलता हूं। राजनीति में यह फैशनेबल बात नहीं है, मगर यह बात मेरे खून में है। मैं और कोई रास्ता निकाल ही नहीं सकता हूं। तो मेरा काम यह है, यह मेरी तपस्या है, जीवन की तपस्या है, उसको मैं करता जाऊंगा। चाहे मुझे डिस्क्वालीफाई करें, मारे पीटे, जेल में डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी तपस्या करनी है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तानाशाही तरीके से देश चलाने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़, आगरा, वायनाड, बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में भी प्रदर्शन किया गया है। वहीं एमवीए के विधायकों ने विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन किया। टीपी नहीं, विन है सिर्फ। चलो ठीक है, यही पढ़ दूंगी। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें, राहुल गांधी पर रविशंकर प्रसाद का निशाना साधा गया है। राहुल के बयान पर पलटवार किया गया है। रविशंकर प्रसाद ने राहुल के बयान पर पलटवार किया। वहीं राहुल को झूठ बोलने की आदत है, ऐसा कहा गया। वहीं ओबीसी समाज का राहुल ने अपमान किया है, ये रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया है। आज राहुल गांधी ने फिर झूठ बोला। क्या बोला? कि मैंने लंदन में कुछ नहीं कहा था। आज मैंने इस पर दिल्ली में प्रेस किया था। वो जैसे ही हारते हैं तो विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र का विलाप करते हैं। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स बहुत सीधी है। हमको जनता वोट देगी, लोकतंत्र ठीक है। हम हारेंगे, लोकतंत्र खराब है। हम जीतेंगे, चुनाव आयोग ठीक है। हम हारेंगे, चुनाव आयोग खराब है। अगर हमारे पक्ष में न्यायालय ने फैसला किया, न्यायालय निष्पक्ष है। अगर नहीं आया तो न्यायालय कमजोर है। ये उनकी रणनीति है। अभी वो हारे नागालैंड में, हारे त्रिपुरा में, हारे मिजोरम में, और सब अल्पसंख्यक बहुल इलाके हैं। तो लंदन में जाके बोला। आज उन्होंने क्या कहा? हमने कुछ नहीं कहा है ऐसा कि अमेरिका और यूरोप को इसके बारे में विचार करना चाहिए। राहुल गांधी ने आज फिर झूठ बोला है। इसके बाद मेरी टिप्पणी है। मतलब क्या कहा? कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, इसके लिए अमेरिका और यूरोपियन कंट्री ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह समस्या है। ध्यान देने का मतलब क्या है? यहां हस्तक्षेप करें, यही तो हम कह रहे हैं। आज राहुल गांधी की टिप्पणी दिखा दिया। राहुल गांधी ने फिर झूठ बोला कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो झूठ बोलना राहुल गांधी की फितरत हो गई है। जब भी विदेश जाते हैं, भारत के लोकतंत्र का अपमान करना, भारत की संस्थाओं का अपमान करना, भारत के जनमत का अपमान करना उनकी आदत हो गई है। और मोदी जी पर तो वो क्या क्या नहीं बोलते हैं। मेरे पास आज राहुल गांधी ने फिर झूठ बोला। क्या बोला? कि मैंने लंदन में कुछ नहीं कहा था।
आज मैंने इस पर दिल्ली में प्रेस किया था। वो जैसे ही हारते हैं तो विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र का। वहीं अब सपा का कांग्रेस पर पलटवार हुआ है। आपको बता दें कि सपा के प्रमुख अखिलेश यादव का बयान, कांग्रेस को अब क्षेत्रीय दलों को आगे करना चाहिए। अब जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि रीजनल पार्टीज को आगे करें और उनके साथ खड़े हों, जिससे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता से लेकर के जमीनी नेता क्या कह रहे हैं, पिछड़ों का अपमान हो गया। अरे भाई, हमारे घर को, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया बीजेपी के लोगों ने, तब अपमान नहीं हुआ। अरे भाई, पिछड़ों के घर को आप गंगा जल से धोगे। और अभी मेरा एक साथी कार्यकर्ता मिला है, इसने कहीं गंगा जल छिड़क दिया तो उस पर मुकदमा लग गया। लाओ, क्या मुकदमा लगा, दिखाओ जरा। सर, बीजेपी हमारे घर को अगर मुख्यमंत्री आवास को मुख्यमंत्री आवास को अगर धो रहे गंगा जल से, तो किसी को कोई अपमान नहीं। लेकिन जब उनके ऊपर कोई ऐसी बात है तो उसमें मुकदमा लग गया। अब बताइए, ये कार्यकर्ता हमसे मिला सुबह आके, इसने कहीं गंगा जल छिड़क दिया, तो गंगा जल का यही तो है कि इससे शुभ हो जाता है, पाप खत्म हो जाते हैं, गंगा में डुबकी लगा लो तो सब ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान जिले के कुंभलगढ़ किले में भगवा झंडा लगाने का विवाद बढ़ता जा रहा है। ये बयान देने वाले बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हो गया है। यह एफआईआर राजसमंद जिले के कोलवाड़ा थाने में दर्ज हुई है, क्योंकि भाषण के बाद अगले दिन तड़के 5 युवक कुंभलगढ़ किले के कुछ हिस्सों में लगे अन्य झंडे हटाकर भगवा झंडा फहराने के लिए पहुंच गए थे। गश्त पर रही पुलिस ने पांचों को झंडा लगाने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ उदयपुर शहर के हाथीपोल पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। एसआई अर्जुन लाल ने बताया कि उदयपुर में हुई सभा में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कुंभलगढ़ किले में लगे अन्य झंडों को हटाकर भगवा झंडे लगाने का भड़काऊ भाषण दिया था। और बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट 2002 के गोधरा ट्रेन आगजनी मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे दोषियों और गुजरात सरकार की याचिकाओं का निपटारा 10 अप्रैल को करेगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ को गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि उन्हें कुछ दोषियों के बारे में तथ्यात्मक विवरणों को सत्यापित करना है। पीठ ने मेहता की बात को स्वीकार किया और मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल तक तय कर दी है। पीठ ने यह भी कहा कि दोषियों की लंबित जमानत अर्जियों का निपटारा अगली सुनवाई में किया जाएगा। पीठ ने दोषी की जमानत इस आधार पर बढ़ा दी कि उसकी पत्नी कैंसर से पीड़ित है। वहीं 17 मार्च को शीर्ष अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई भी की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बस्तर में आज सीआरपीएफ अपना 84वां स्थापना दिवस मना रही है। कानपुर कैंप में कोबरा के 201-204 बटालियन के परेड ग्राउंड में कार्यक्रम जारी किया गया। अलग अलग सेक्टर के जवानों ने परेड की। इस बीच गृह मंत्री ने परेड की सलामी ली। जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई अब अंतिम चरण में है। अमित शाह ने सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस पर बधाई दी। 2249 शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देकर कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई। अमित शाह ने कहा, मैं बस्तर में खड़ा होकर आप लोगों के बीच बोल रहा हूं। आज नक्सलियों का जो खात्मा हो रहा है, ये सीआरपीएफ की बदौलत है। अमित शाह बोले, सीआरपीएफ का जन्म लौह पुरुष सरदार पटेल ने किया था।
एक बटालियन से शुरू हुई सीआरपीएफ आज देश के सभी कोने में मौजूद है। अगर कहीं से अप्रिय घटना की खबर आती है और फिर पता चलता है कि वहां सीआरपीएफ की टीम पहुंच जाती है तो मेरी चिंता खत्म हो जाती है, क्योंकि मैं जानता हूं जहां सीआरपीएफ है वहां सब कुछ अच्छा होगा। अगली खबर कर्नाटक से। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस ने शनिवार को 124 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। जानकारी के मुताबिक सिद्धारमैया वरुणा से चुनाव लड़ेंगे और डीके शिव कुमार कनकपुरा से मैदान में उतरेंगे। उसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक का भी नाम है, वह चितापुर से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा एमबी पाटिल को बाबलेश्वर, दिनेश गुंडूराव को गांधीनगर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल एमएलसी पुतन्ना को राजाजी नगर और पूर्व केंद्रीय मंत्री के.एच. मुनियप्पा को देवनहल्ली से कांग्रेस का टिकट लिया है। वहीं आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों के लिए कुछ ही महीने में चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। इसी महीने 9 मार्च को आयोग की एक टीम ने राज्य का दौरा भी किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। साबरमती समेत गुजरात की 17 जेलों में शुक्रवार, शनिवार यानी 24 से 25 मार्च की दरमियानी रात ताबड़तोड़ छापेमारी चली। जेलों से कई मोबाइल फोन बरामद किए गए। गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कंट्रोल रूम से छापेमारी की लाइव निगरानी की। साबरमती जेल में ही अतीक अहमद भी बंद है। रेड करने के पीछे का मकसद और कानूनी काम को प्रकाश में लाना है, साथ ही इसका पता लगाना है कि क्या नियमों के अनुसार कैदियों को उचित व्यवस्थाएं मिल रही हैं या नहीं। यह जानकारी गुजरात के डीजीपी विकाय सहाय ने दी है। सूत्रों के मुताबिक रात भर 1700 पुलिसकर्मियों ने साबरमती समेत गुजरात की 17 जेलों में रेड की। जेलों से कई मोबाइल फोन को जब्त भी किया गया। छापेमारी की निगरानी राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी के साथ साथ गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस भवन में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने की। पुलिस के मुताबिक रेड शनिवार 25 मार्च की सुबह तक चालू रही। वहीं गुजरात के डीजीपी विकास सहाय ने बताया कि जानकारी मिली है कि कहीं कहीं से मोबाइल फोन भी मिले हैं। इस जांच में पुलिस के साथ साथ स्नीफर डॉग भी शामिल है। और खबर पाकिस्तान से। कंगाल पाकिस्तान की हालत और खराब हो चुकी है। इस देश में लोगों को छोटी से छोटी चीज खरीदने के लिए ज्यादा अमाउंट देना पड़ रहा है। 22 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान पाकिस्तान की शॉर्ट टर्म सालाना महंगाई दर 46.65% बढ़ी है। इस देश में इतिहास में ये पहली बार है जब महंगाई इतनी बढ़ी है। पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो ने शुक्रवार को कहा कि बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण महंगाई दर में इतनी बढ़ोतरी हुई है। वहीं सप्ताह के दौरान महंगाई दर में 1.80% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले सप्ताह के दौरान शॉर्ट टर्म सालाना महंगाई दर 45.64% पर थी। पिछले सप्ताह के दौरान पाकिस्तान में 26 वस्तुओं की कीमत में इजाफा हुआ है। तो पाकिस्तान की हालत जो है वो अब खस्ता हो गई है। पाकिस्तान की और खराब स्थिति हो गई है। वहां महंगाई दर जो है वो बढ़ता जा रहा है।
आम लोग महंगाई से काफी परेशान हैं। छोटी चीजों के लिए भी लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। खाद्य पदार्थ पे भी दाम काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। गोंडा की खबर ना यही है। अगली खबर गोंडा से आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद का बड़ा बयान सामने आया है। केजरीवाल पर कई आरोप लगाए गए हैं। वहीं केजरीवाल जाएंगे जेल, ये सांसद में ये बात उठी है। चलिए देखते हैं। देखिए, आज मैंने कहा कि स्वतंत्र है, हर आदमी अपना विचार व्यक्त कर सकता है। केजरीवाल भी एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। आज उनके दो तीन सहयोगी इस समय जेल की यात्रा पर हैं। तो इस समय वो भारतीय जनता पार्टी से काफी नाराज हैं और हो सकता है कि उनकी भी यात्रा बन जाए। दूसरे के कंधे पर रख करके बंदूक चलाने का काम करते हैं। आज उनके दो तीन मंत्री जो है जेल की यात्रा पर हैं। कार्रवाई राहुल गांधी पर हुई, राहुल गांधी पर हुई और अरविंद केजरीवाल को कहना पड़ा कि प्रधानमंत्री डिक्टेटर थी। क्यों, क्या वजह थी केजरीवाल को आगे आना पड़ा? देखिए, सब भयभीत है। अभी मैंने बताया कि केजरीवाल के प्रमुख सहयोगी दो तीन सहयोगी यात्रा पर हैं और उनको भय है कि और मंत्री उनके यात्रा पर जाने वाले हैं। तो पर मुकदमा नहीं लिखा जाता? क्यों नहीं लिखा जाएगा? अन्य पार्टी नेता का भी टीवी पर नहीं, कोई लिखाएगा तब लिखा जाएगा ना। आप लिखाइए ना हमारे खिलाफ। हमने कहा होता कि विश्वविद्यालय के लिए गोंडा जनपद में लगता है कि यही डोमा तहसील में पहले से जमीन ली जा चुकी है और ऐसी कोई जानकारी न हमारे पास है न प्रशासन के पास है कि यूनिवर्सिटी वहां जा रही है। हमें पूर्ण विश्वास है जो जमीन पहले से विश्वविद्यालय के लिए ली जा रही है, हाँ, उस विश्वविद्यालय का नाम मां पाटश्री रखा गया है। उस पर हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। यानी गोंडा में ही रहेगा? हाँ, गोंडा में रहेगा। देखिए, आज फिलहाल के लिए देश दुनिया की खबरों में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। आप बने रहें ओंकार न्यूज के साथ।